Hello and welcome in Youth Academy. I am Kriti. So in today's session, we will be talk about UPSC prelims all PYQs related to environment and ecology in last 10 years, as well as we also see the number of question asked in within 10 years and the theme basis and what themes the question is asked more. So let's get started first. First let's analyze the questions part and then फिर उसके बाद हम theme wise questions की ओर move on करेंगे. तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे. सो अभी हम थीम्स की बात कर लेते कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने नंबर क्वेश्चन आस्क इन लास्ट 10 ईयर्स. तो अब हम 2015 से बात करें, हम विद इन 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं 2024 तक की. तो ये 2025 में इस बार का अटैम्प्ट होगा. तो उस हिसाब से हमें एक एवरेज पता भी लग जाएगा कि कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन. तो हम 15 में देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 मिल रहे हैं. हम 17 क्वेश्चन 2017 में मिल रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से. 2016 में देख रहे हैं 20 क्वेश्चन, 2017 में 15, 18 में 11, 19 में 21 क्वेश्चन, 2020 में 19 क्वेश्चन, 2021 में 22 क्वेश्चन, 2022 में 19 क्वेश्चन एंड 2023 में 16 क्वेश्चन एंड 2024 में 20 क्वेश्चन. तो हम देख रहे हैं कैसे इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं एज वेल एज 2014 में 2024 में देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आए हैं, जो कि एक एज प्रोवाइड करता है. अगर आप इन्वायरमेंट के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ भी ले तो इसमें हमें एक एज मिलेगा, जिससे हम कट ऑफ क्लियर करने में हमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट प्रोवाइड होगा इससे. तो मैं देखती हूँ अक्सर एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो साइंस एंड टेक एंड जो इन्वायरमेंट के जो ये होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं. ज़्यादातर वो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब के बारे में ज़्यादा वो फोकस करता है और उसी को स्टैटिक्स पोर्शन में पढ़ते चले जाते हैं. और जब लास्ट के कुछ मंथ रह रहे हैं, 2 मंथ रहे हैं, तब वो जाके इस पर करते हैं. ये भी अच्छा है अगर आप 2 मंथों में इसके बारे में पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ के जाना ज़रूरी है. आपको यूपीएससी के सिलेबस को हर एक पॉइंट को टच करना ज़रूरी है. आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको छोड़ के चले जाएँ और देख लेंगे. यूपीएससी में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक आपको एक एज प्रोवाइड कर देगा एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स. तो हमने देख लिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क इन द लास्ट 10 ईयर्स. लेट्स गो फॉर द थीम बेसिस. व्हाट थीम्स हैव, कौन से थीम से. बेसिकली आई एम टॉपिंग अबाउट द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए. अगर हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें पता चलता है इकोसिस्टम से 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. बायोडाइवर्सिटी से 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन. बायोडाइवर्सिटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. तो ये इसमें हम 2 स्टार लगा देते हैं. इससे पता चलेगा बायोडाइवर्सिटी. अगर आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा, आप इंपॉर्टेंट एरियाज़ को पकड़ें और उसी को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा सिलेबस वैसे भी कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा. तो PYQs हमें यही बताते हैं कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हमने देखा बायोडाइवर्सिटी में 41 क्वेश्चन है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है. बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स पढ़ते ही जाने. प्रोटेक्टेड एरियाज़ में 11 है, कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन में 23 है, लॉज एंड पॉलिसीज़ की बात करें 23 है, फॉरेस्ट एंड इसकी बात करें तो 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन है. और टर्म्स की बात करें तो जो न्यूज़पेपर में टर्म्स आते हैं वो 7 है, एग्रीकल्चर 18 है, कन्वेंशंस हमारे 12 हैं, पॉल्यूशन देखे तो 19 है, अगर क्लाइमेट चेंज देखे तो 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन है. तो इससे पता चल रहा है कि किस एरियाज़ में हमें ज़्यादा फोकस करना है. बायोडाइवर्सिटी का एरिया. फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें कन्वेंशंस पे देखना है, लॉस पे देखना है. अगर बात करें तो पॉल्यूशंस एंड ये तो हमारे करंट अफेयर से ही बेस्ड होते हैं. तो ये हमें ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हुए चलना है. तो जो हमारा जो PYQ का सेशन है, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, इसकी एक सीरीज़ चलेगी. जो हमने ज़्यादा थीम पर पकड़े, कम से कम कितने थीम्स है, जितने थीम्स हैं हम उस सारे थीम्स के PYQs लाएंगे. लेकिन हम इसको एक थीम के बेसिस में लाएंगे, टॉपिक के बेसिस में लाएंगे. हम मिक्सचर नहीं करेंगे. जैसे कि आज इकोसिस्टम फर्स्ट टॉपिक है हमारा, तो आज मेरे जो इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इकोसिस्टम टॉपिक पे बेस्ड होंगे. इस टॉपिक पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे. ये जो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, सारे PYQs एनालिसिस हो जाएंगे इकोसिस्टम का. फिर हम मूव टू बायोडाइवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया हो जाएगा. तो हम इसके भी PYQs करेंगे. हम मतलब टॉपिक वाइज चलेंगे, आप समझ रहे हैं. हम इकोसिस्टम से बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरियाज, कन्वेंशन, लॉज, ऐसे करते करते हम क्लाइमेट चेंज तक टॉपिक वाइज आएंगे. तो ये हमारे 7 से 8 क्लासेस में कवर हो जाएगा. लेकिन इससे आपको PYQ से ये फ़ायदा हो जाएगा कि
आप एक समझ पाएंगे कि आप कौन सी पोजीशन में हैं और आपको कितना पढ़ना है इन इन्वायरमेंट, इन रिस्पेक्टेड टू इन्वायरमेंट, एज फार एज इन्वायरमेंट टॉपिक इज कंसर्न्ड। ओके, तो लेट्स मूव फॉर द आवर क्वेश्चंस पार्ट। हमने सारे एनालिसिस देख लिए। यहाँ से आज का हमारा अगर टॉपिक बेस होगा पीवाईक्यू इकोसिस्टम पे, हम सारे पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन चलाए हैं इस क्लास में। तो इस क्लास में जो भी कंपाइलेशन के क्वेश्चन हो गए सब प्राइमरीली बेस्ड ऑन द इकोसिस्टम टॉपिक। ओके, लेट्स मूव फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछा गया है। टाइमर लगा देते 30 सेकेंड्स का। सॉल्व दिस क्वेश्चन। The question is talked about the description of the term ecosystem. ecosystem की हमें बात करनी है। हमें पता है ecosystem क्या होता है। बायोटिक एंड अबायोटिक में जो इंटरेक्शंस होते हैं इन द पर्टिकुलर एरिया, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं हम। तो इसमें हमें देखना है कि इस जो डेफिनेशंस है वो कौन सा, बेसिकली लिविंग बिग और नॉन लिविंग बिग में जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम। तो हम देख लेते हैं कौन सा साउंड कर रहा है, बेस्ट ऑप्शन पे जाना है। मतलब ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको लग रहे हो सही हो, क्लोज टू द डेफिनेशन हो, बट आपको उससे भी बेस्ट ऑफ बेस्ट चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद वन अदर। ओके, ये हमें लग रहा है, ठीक है, इसको रख लेते हैं साइड में। सेकेंड पढ़ते हैं, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ बहुत वास्ट एरिया हो गया, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, इकोसिस्टम से बहुत ही दूर दूर तक इसका डेफिनेशन नहीं बैठ रहा। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर लिविंग विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। इन्वायरमेंट से लग रहा है कि इकोसिस्टम बेस्ड होगा, तो इसको भी रिजर्व कर लेते हैं। द फ्लोरा एंड फोना एंड फॉर अ geographical area, which geographical area ecosystem is also divided into ecotones, ecologies होते हैं ना वो सब। जैसे कि इकोसिस्टम एक जैसे मरीन इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, माउंटेनस इकोसिस्टम होता है। बेसिकली ये जो एरियाज हैं इसमें किस तरह से वेजिटेशन एंड फ्लोरा एंड फौना इंटरेक्ट करते हैं, रहते हैं, ये सब होते हैं। तो हमने देखा हमें ये और ये थोड़ा ठीक लगा, सेंस लगा पा रहे, तो 50-50 तक पहुँच चुके हैं हम एलिमिनेशन के थ्रू। तो देखते हैं, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद इंटरैक्टिंग विद, यहाँ पर इंटरैक्टिंग वर्ड होगा, इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। तो इसमें लग रहा है टुगेदर एंड इंटरैक्टिंग विद इन्वायरमेंट, इसमें भी लग रहा है इंटरैक्टिंग हो रहा है। लेकिन मोर अगर बात करें मोर वाइडर सेंस हमें कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर सी हमें मोर वाइडर सेंस प्रोवाइड कर रहा है इसका, अगर इकोसिस्टम की बात करें तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। आंसर क्या है हमारा, देख लेते हैं। आंसर हमारा सी। ओके, लेट्स मूव टू, ये हमारा 2017 में क्वेश्चन पूछा है। सॉल्व दिस टू, यस, सॉल्व दिस। अगर बात करें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको आंसर सॉल्व करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो भी हो ज़्यादा बहुत स्टैटिक पोर्शन होते हैं, ज्योग्राफी से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसमें हमें एक्यूरेट थोड़ा सा डेफिनेशन होना ही चाहिए कि है क्या। तो लेट मी टेल यू, ये बायोलॉजिकल जो डिमांड होता है BOD, ये हमें ज़्यादातर एक्वेटिक सिस्टम में मिलता है। एक्वेटिक सिस्टम में जो हमारे पॉल्यूशंस होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ब्रेक डाउन द
पॉल्यूटेंट एंड द मटेरियल्स प्रेजेंट इन द एक्वेटिक सिस्टम, उनको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड कहते हैं। मतलब कितना डिमांड मांग रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पॉल्यूशन मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए। एक्वेटिक सिस्टम है, इतना पता है। अगर आपको इतना भी पता है कि एक्वेटिक सिस्टम हो रहा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो रहा है, तो इससे से आंसर निकल जाएगा। मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, ओके। अगर इसका पता ही नहीं है तो ये भी हमें सही लग सकता है। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात की, हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन से इकोसिस्टम में बेस्ड है। पॉल्यूशन ऐसे इन द इक्वेटिक इकोसिस्टम, यहाँ पर इक्वेटिक वर्ड आ गया है। एक्सेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन, यहाँ पर हमारा माउंटेनियस इकोसिस्टम भी आ गया, लेकिन हमें पता है ये इक्वेटिक इकोसिस्टम में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा ऑक्सीजन डिमांड होता है इक्वेटिक सिस्टम में, पॉल्यूशन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। द आंसर इज पॉल्यूशन ऐसे इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आपको नहीं पता तो आप इस क्लास से भी, तभी हम PYQs की एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई 2018 में PYQ आया है एक, लेट लुक दिस टू, ओके, सो सॉल्व दिस टू। यस, तो यहाँ पर बेसिकली डेजर्ट के इकोसिस्टम बात कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव मॉडिफिकेशन ऑकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। अगर आपको नहीं भी पता तो आपने देखा होगा डेजर्ट का सीन, कुछ याद होगा। डेजर्ट में हमें देखते हैं कौन से प्लांट मिलते हैं, कैक्टस हमें ज़्यादा मिलते हैं, कैक्टस प्लांट हमें ज़्यादा मिलते हैं। अगर कैक्टस में देखें तो उसकी लीव्स इतनी बड़ी नहीं होती, कैक्टस की लीव बहुत छोटी छोटी होती है और उसमें ऐसे कांटे निकले रहते हैं। कांटे इसलिए लगते हैं तो स्टोर द वाटर मोर, क्योंकि डेजर्ट में स्टोर वाटर लॉस नहीं हो सकता। ऐसे सेम अगर डेजर्ट में कैमल की बात करें, कैमल में भी उसकी हम्प निकली रहती है कैमल की, तो स्टोर द वाटर, ओके। तो अगर हम बात करें, अगर ज़्यादा लीव ज़्यादा हो गए, वहाँ पर क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, वाटर लूज ज़्यादा होगा। अगर वहीं पर इस एरिया की बात करें तो इसकी लीव छोटी होती है और कांटेदार होती हैं। अगर वहाँ पर ये बात करें डेजर्ट एरिया में, हमने कभी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो देखे नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पर हमें वो श्रब्स मिलते हैं, बुशेस मिलते हैं, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो मिलती हैं। तो इसी से अगर हमने इतना ही देख लिया डेजर्ट में, हमें ये सीन याद है, हमें सीन याद है क्या डेजर्ट में हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं हार्ड एंड वैक्सी लीफ। हार्ड कैक्टस, अगर कैक्टस को भी एग्जाम्पल में लें, कैक्टस प्लांट हमारा यहाँ पर एक सपोर्टिंग एलिमेंट हो गया कि क्या हो सकता है डेजर्ट में। तो हमने देखा कैक्टस के लीव्स छोटे होते हैं, हार्ड भी होते हैं। अगर आप उसकी लीफ को प्रेस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो जल्दी इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते। तो हार्ड तो होते हैं और वैक्सी भी होते हैं। अब किसी भी कैक्टस में भी बहुत दिस टाइप ऑफ लीव्स मिलते हैं, तो इसी को वैक्सी कहते हैं और कांटे लगे रहते हैं। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, हमें इसको देख रहे हैं कि कैक्टस से तो थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। टाइनी लीव्स, ऑफकोर्स मैंने कहा कि टाइनी लीव्स इसलिए होते हैं कि वाटर कैपेसिटी स्टोर कर पाए। अगर लॉन्ग लीव्स होंगे तो ज़्यादा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये भी होता है। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, हाँ वहाँ पर थॉर्न्स मतलब ब्रुशेस, मतलब जो कांटेदार जो पत्तियाँ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन सब की बात करें इंस्टेड ऑफ लीव्स, तो ये भी सही है हमारा। तो ये ऑप्शन, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये एक पता ही होना चाहिए, एक्यूरेट आंसर होता है ना कि संभावना है मिल भी सकती है, तो एक कैन पॉसिबल भी हो सकता है। कैन पॉसिबल का भी सिचुएशन यहाँ पर आ रहा है। तो अब अगर हम आंसर डी है, बोथ आर, ऑल थ्रीज आर करेक्ट, ओके। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन 2021 में आया जो ये क्वेश्चन, ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आपने बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ा होगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इन बायोलॉजिकल स्फेयर में, उन्हीं को बायोजियोकल केमिकल साइकिल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर दो तरह के केमिकल साइकिल को डिस्ट्रीब्यूट किया। गैसियस साइकिल होती है जिसमें हमारी ऑक्सीजन की साइकिल आ जाती है, कार्बन साइकिल आ जाती है, नाइट्रोजन साइकिल आ जाती है। नॉन गैसियस साइकिल होती है जिसमें हमारी फॉस्फोरस आ जाती है एंड द सल्फर आ जाती है। तो ये आ जाती है। तो इसमें बोल रहा है इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। आई होप वेदरिंग ऑफ रॉक्स पता होगा। जो रॉक होती है उनमें जब हम प्रेशर पड़ता है ओवर द टाइम तो वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं, वेदरिंग होने लगती है, फिर बाद में इरोडेड हो जाती हैं। वो इरोडेड हो जाती है एंड वेदरिंग और इरोडेड इज लिंक टू द बोथ टर्म इज लिंक टू सेम प्रोसेस। द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बेसिकली द नेचुरल फिनोमिना से होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ द रिलीज ऑफ द न्यूट्रिएंट। अब वेदरिंग ऑफ रॉक से कौन से न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं? तो ये तो मैंने बता दिया गैसियस है और ये हमारे मटेरियल बेस्ड नॉन गैसियस कंपोनेंट्स हैं। तो वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी देखें तो गैसेस भी रिलीज हो सकती है वेदरिंग ऑफ रॉक से, और साथ ही साथ हमारे मटेरियल बेस को भी नॉन गैसियस कंपोनेंट्स भी रिलीज हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हम पढ़ते हैं उसमें, ये भी हमारा इकोसिस्टम बेस्ड टॉपिक है। न्यूट्रिएंट कहाँ से रिलीज होते हैं? मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो गैसियस साइकिल से तो न्यूट्रिएंट रिलीज होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर गैसियस साइकिल है, इन सबको अगर हटा भी दें तो किससे हमारा न्यूट्रिएंट होता है? एक तो गैसियस होता है, एक तो नॉन गैसियस साइकिल होता है। अगर गैसियस साइकिल से तो गैसेस रिलीज होंगे जो कि एक न्यूट्रिएंट का पार्ट नहीं बनता, ठीक है। तो अगर हम इसको एलिमिनेट भी कर दे तो हमारे दो बचे, सल्फर या फॉस्फेट। यहाँ पर भी हमने 50-50 मांगे, अब सारा खेम 50-50 का है, सल्फर एंड फॉस्फेरस। हमने देखा फॉस्फेरस साइकिल बहुत ही यूजफुल भी होती है टू प्रोवाइड द फर्टिलिटी इन द लैंड पार्ट। हो गए। सल्फर इज ऑल्सो यूज, बस सल्फर से अगर एक्सेसिव सल्फर हो जाएगा तो हार्मन टू द इन्वायरमेंट हो जाएगा। अगर 50-50 लगाए तो यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं फॉस्फेरस साइकिल में। अनटिल एनालिसिस आपको पता है कि फॉस्फेरस साइकिल कौन से रोल्स प्ले करती है इन द इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम चांस ले सकते हैं कि फॉस्फेट होगा या सल्फर होगा। तो 50-50 में आने के बाद इज ऑल द लक बाय सी इज द करेक्ट आंसर। फॉस्फेरस साइकिल इज द करेक्ट। आप यहाँ से भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि एग्जाम्स में ना गलतियाँ हों। ओके, the air of solve this too। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है सवाना ग्रासलैंड के बारे में जहाँ सारी जानकारी है। यहाँ पर वेजिटेशन और सवाना ग्रासलैंड्स के बारे में। सवाना आपको पता है कहाँ पर होगा? आपने अगर मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास देखी, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ग्रासलैंड्स भी कवर कर रही हूँ मैं। तो हमने साउथ अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में, ओके वेट, साउथ अमेरिका की हमारी ज्योग्राफी पूरी हो गई थी, उसमें हमने सारे ग्रासलैंड्स ये सब भी कवर कर लिए थे। ओके, तो उसमें हमने पढ़ा था जो भी हमारे ग्रासलैंड से पंपास, कटिंगा, सेराडोज, लानोस, ग्रैंड चेकोस, ये सब हमने सब पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ा था वो ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, मिक्सचर ऑफ बोथ है। तो हमने उसका ग्रासलैंड पढ़ लिया। तो इससे तो पता चल रहा है कि सवाना ग्रास उस साइड तो नहीं आने वाला। सवाना जो एक बेसिकली ग्रासलैंड होता है ये एशियाटिक और यूरोपिक ग्रासलैंड होता है। बेसिकली यूरोप के कॉन्टिनेंट में मिलता है। जैसे चाइना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से चाइना के इस एरिया में हमें सवाना ग्रासलैंड होता है। तो अगर आप उसके वहाँ के क्लाइमेट को देख सकते हैं, यूरोप के क्लाइमेट को, चाइना के क्लोज है जो, उसको देख सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि सवाना ग्रासलैंड बेसिकली है क्या। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं। सवाना ग्रासलैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड्स। ओके, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज हो सकते हैं ग्रासलैंड में, बट एक्सटेंसिव एरियाज ओके हैव नो ट्रीज। ये बहुत आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लग रहा कि ग्रासलैंड में क्या ट्रीज नहीं मिल सकते हैं? ग्रासलैंड में ट्रीज भी मिल सकते हैं।
ट्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सॉइल की जो लूज हो जाती है सॉइल्स उसको वो होल्ड करके रखती है बेसिकली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या ऐसा हो सकता है सवाना ग्रासलैंड में एक भी ट्रीज ना हो? ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पर एक्सेप्शंस हो भी सकते हैं, एक्सट्रीम एक्सेप्शंस नहीं हो सकते। नो इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नो ट्रीज, मुझे तो ये गलती लग रहा है। बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज, द फॉरेस्ट डेवलप इन सच एरियाज इज जनरली केप्ड इन चेक बाय वन अनदर। ओके ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ एरर लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का सम कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम करेक्ट, कंडीशन आर करेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली द वेजिटेबल savanna consists of grasslands with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest developed in such areas generally kept in the by one of the following. Okay, ठीक है। Combination of the some conditions. Which of the following such conditions? Okay, ठीक है, इसमें conditions पूछा है कौन कौन से हैं? Growing animals and termites, fires तो लग ही सकते हैं सवाना ग्रासलैंड्स में। Grazing herbivores, okay. सीजनल रेनफॉल, सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल प्रॉपर्टीज भी चेक कर ही सकते हैं अगर इसकी बात करें। बट अगर हम ऑप्शन में जाएं तो हमारे तो ये पता है फायर्स तो ग्रासलैंड में लगना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। चेक करता है ये जो बेसिकली ऑल इकोसिस्टम बेसिकली चेक एंड बैलेंस पे ही बेस्ड होता है। चेक एंड बैलेंस तो इज नेसेसरी कंपोनेंट इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो अगर बात करें कि चलो वो फायर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, 2 ऑप्शन हम ले रहे, 2 किस बस में आ रहा है? ओके। ग्रेजिंग हार्बीवोरस को भी चेक एंड कंट्रोल कर सकता है, 3 आ रहा है। सीजनल रेनफॉल भी हो सकता है, 4 आ रहा है। अब इसमें देखना है 2 एंड 3 साथ में कहाँ कहाँ आ रहे हैं, बस इसी ऑप्शन में जो 2 एंड 3 आ रहे हैं। तो इसमें हमें देखना है सॉइल प्रॉपर्टीज भी करता है, लेकिन इसमें हमें 5 नहीं आ रहा है इस कॉन्सेप्ट में। अगर हम 2 हटा दें, 1, 3 एंड 5 देखें तो क्या है? ब्रोइंग एनिमल्स एंड टर्मिट्स हायर। ओके ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहे। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो 4 है, द 2, 3 एंड 4 है। इसकी हम प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देख लेते हैं। सवाना इकोसिस्टम आर हेट्रोजेनस इन्वायरमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रीज। देखा, मैंने कहा था ना वहाँ पर नो ट्रीज ऐसे लग रहा है, प्रेजेंस ऑफ ट्रीज, bushes, grasses. Okay, nutrient and soils moisture available are usually limiting factors. जो हमने यहाँ पर पढ़ा था सॉइल के प्रॉपर्टीज, तो यहाँ सॉइल के प्रॉपर्टीज में सॉइल मॉइस्चर्स भी आ जाएंगे जो कि एक लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं बट होते हैं, अफेक्टिंग द बायोमास ग्रोथ सवाना एंड द ओवरऑल बायोमास इज इम्पेक्टेड बाय द कॉम्पिटिशन। अब यहीं पे हमसे पूछा था कौन कौन से चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं। कॉम्पिटिशन ऑफ फायर, ग्रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये हमने हमारा 2 एंड 3 ऑप्शन में था ये। तो उससे हमने बेसिकली हमने 2 एंड 3 को ही साथ रखते हुए सारे ऑप्शंस देखे थे। हमने देखा 2 एंड 3 बस थी ऐसा ऑप्शन जिसमें आ रहा था, तभी हमने वो चूज़ किया था। ऐसे भी आपको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। सवाना ग्रासलैंड सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल्स नहीं होते। हार्बियोरी एंड द बोरिंग एक्टिविटीज कैन रिड्यूस ओवर, ये हार्बियोरी एंड बोरिंग एक्टिविटीज आपने पढ़ा था, 1 ऑप्शन में था, इसलिए हमने उसको एलिमिनेट किया क्योंकि इसमें बोल रहा है फर्टिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करता, तो इतना हो ही नहीं सकता। कैन रिड्यूस ओवरऑल प्लांट बायोमास एसोसिएटेड विद ग्रोइंग मैमल्स एंड कॉलोनीज। ड्यू टू लिमिटेड रेनफॉल इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओपन ट्री कैनोपी। ओपन ट्री कैनोपी होता है बेसिकली ड्यू टू अ लिमिटेड और रेनफॉल के कारण। तो रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता, मतलब वहाँ पर हमने ऑप्शन 4 में देखा था सीजनल रेनफॉल था, यहाँ पर लिमिटेड रेनफॉल बोल रहे हैं। तो बेसिकली सीजनल रेनफॉल भी मतलब सीजन के हिसाब से रेनफॉल होता है, तो लिमिटेड रेनफॉल भी ऑल्सो लिंक्ड विद द सीजनल रेनफॉल, इसलिए। और ऑप्शन 4 हमें कहीं नहीं दिख रहा था, हमें बस इसमें दिख रहा था जो कि 5 के साथ जा रहा था, तो हमारा 2 एंड 3 मिस हो रहा था, इसलिए हमने ऑप्शन 3 क्लिक किया। 2022 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन टू।
यस। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2022 में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें बेसिकली इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में हमें एक स्टेटमेंट दे दी है, इसको स्टेटमेंट में हमें कोई चर्चा नहीं करनी, ये स्टेटमेंट हमें सही मान के चलना है। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एट इट्स किडनी। तो वेटलैंड एट इट्स किडनी, वेटलैंड किडनी की तरह काम कर रहा है। वेटलैंड होता क्या है? जो पानियों से घिरा होता है। हमने जो अपनी जो नेशनल पार्क की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ बायो रिजर्व्स पढ़ रहे हैं, टाइगर रिजर्व्स एज वेल एज वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स क्या आप वहाँ से देख सकते हैं। वेटलैंड्स हमने पढ़ा था रामसर कन्वेंशन के थ्रू आया था, ठीक है, ईरान में जो हुआ था उसके थ्रू आया था। वेटलैंड्स टू कंजर्व द मरीन इकोसिस्टम बेसिकली। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट लंग्स हैं तो वेटलैंड किडनी है। तो हमें किडनी वर्ड पे ध्यान देना है। किडनी बेसिकली क्या करता है? किडनी का फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में? फिल्टरेशन का काम करता है वो, फिल्टरेशन का काम करता है, टॉक्सिक मटेरियल्स को फिल्टर करता है वो। तो इस फंक्शन को ध्यान रखते हुए हमें ऑप्शंस की तरफ बढ़ना है। तो बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट। किडनी बोल दिया तो इसका मतलब नहीं है उन्होंने ऐसे बनाने के लिए किडनी बोल दिया। किडनी एक फंक्शन करती है, उस फंक्शन को हमें वेटलैंड से लिंक करना है। The water cycle in wetland involves surface runoff, subsoil, percolation and evaporation. Percolation मतलब जो absorb करता है उसको बोलते हैं। Algae form, option B, algae form the nutrient base upon which fish, crustaceans, mollusks, birds, reptiles and mammals thrive. Option C, wetlands play a vital role in maintaining sedimentation, balance and soil stabilization. ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में ही, अच्छे काम कर रहे हैं ना, पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है ये तो। Aquatic plant absorb heavy metals and excess nutrition. Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrition. ये आधा क्वेश्चन है क्या? Let me see. No, this is the whole question. Okay, wait. तो हमने बोला किडनी का काम क्या करता है? किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करती है ना, यही काम करती है। तो वेटलैंड प्ले अ विटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। फिल्टरेशन का प्रोसेस यहाँ पर लग नहीं रहा, बस ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कंफ्यूज करने के लिए। एल्गीज, ये तो मुझे वाटर साइकिल, वेटलैंड इन्वॉल्व सर्वेलेंट, ये सारे वेटलैंड, ये तो रेन से भी हो जाता है, वेटलैंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच न्यूट्रिएंट और भी चीज़ों से मिल सकती है एक्वेटिक लाइफस्टाइल में। तो यहाँ पर मुझे बी एंड डी लग रहा है करेक्ट। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब वर्ड यहाँ पर आया ना, इससे कंफ्यूजन हो रही है। एब्जॉर्ब क्योंकि जो किडनी होता है वो भी टॉक्सिक मटेरियल्स को फिल्टर करती है, मतलब एब्जॉर्ब करके फिल्टर करते हुए आगे प्रोसेस करती है, वैसे टॉक्सिक रिमूव्स करती है, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करता है एंड एक्सेस न्यूट्रिशन को, जो एक्सेस न्यूट्रिशन हो जाती है उसी को हमने यूफ्रोफाइफेसिस की वर्ड सुना होगा, जिसमें जो देखा आपने जो ओशन होता है उसमें एक ग्रीन तरह की एक चादर सी बिछ जाती है जिसको एल्गीज लाइकेन्स बोलते हैं, जिससे और क्या होता है ना, जो गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो नहीं हो पाते, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली वो वेटलैंड इसलिए होते हैं कि एक्सेस न्यूट्रिशन, बेसिकली वो न्यूट्रिशन ही होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड हैवी मेटल्स को भी। बेसिकली एक्सेस न्यूट्रिशन इस फॉर्म ऑफ अ टॉक्सिक मटेरियल, कुछ भी चीज़ एक्सेस हो जाएगी तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक ही बन जाएगी, तो ये फिल्टर करता है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, इसको थोड़ा देखना था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ओके, यस। सो ये थैंक यू एवरीवन, ये हमारा आज का सेशन खत्म होता है। इकोसिस्टम के बेसिकली जितने भी 10 सालों में इकोसिस्टम टॉपिक पे क्वेश्चन आए, ये आज हम इसमें एनालिसिस में लेके आए हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी बायोडाइवर्सिटी पे होगी। बायोडाइवर्सिटी पे जितने भी 10 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए PYQ के फॉर्म में प्रीलिम्स CSE में, तो उसको हम लेके आएंगे। तो स्टे फॉर ट्यून फॉर सच इंटरेस्टिंग सीरीज एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।